नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं छायावादी युग, जिसे छायावाद भी कहा जाता है। आधुनिक कालखंड की काव्य धारा के अंतर्गत जो प्रमुख वाद हैं, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता आदि, उसमें से है छायावाद। अब आप देखें कि छायावाद का जो समय है वो सन 1918 से 1936 तक माना जाता है। देखो, सन के बारे में बहुत कड़ा नियम नहीं है। हमारे कुछ आलोचक मानते हैं कि छायावाद 1920 से आया, कुछ तो 1922 भी बताते हैं, और ये 36 के बदले 38 तक इसकी सीमा ले जाते हैं। लेकिन ये सर्वमान्य सीमा है समय की, ये 1918 से 1936 तक, क्योंकि अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि छायावाद के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं, और उनकी जो रचना है झरना, उसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। तभी से छायावाद की उत्पत्ति मानी जाती है। तो सर्वमान्य जो समय अवधि है वो है 1918 से 1936 तक। अब देखें कि भारतेंदु एक प्रतिभाशाली रचनाकार थे। उनके मंडल में कवियों ने एक आंदोलन सा किया, तो उनके नाम से युग चल पड़ा, भारतेंदु युग। उसके बाद द्विवेदी जी बड़े सारस्वत प्रतिभा के धनी एक समर्थ रचनाकार थे। उनके नेतृत्व में जब कवियों ने कविताएं शुरू की तो द्विवेदी युग नाम पड़ा। लेकिन जो तीसरा युग है छायावाद, इसका क्या तात्पर्य है? इस पर लंबे समय से विचार किया जाता है कि छायावाद का क्या मतलब है। देखें कि सन 1920 में श्री मुकुटधर पांडे, जो कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द के प्रथम प्रस्तोता हैं और छायावाद के प्रवर्तक हैं मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें मानते हैं। तो सन 1920 में श्री मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नाम की पत्रिका में 4 लेख प्रकाशित करवाए, किस्तवाइज। और इस लेख का, इन लेखों का शीर्षक था हिंदी में छायावाद, सन 1920 में। तो जब ये चारों लेख प्रकाशित हुए तो विद्वानों के बीच खलबली मच गई। छायावाद छायावाद चारों तरफ से छा गया। तो ये लेख ऐसा नहीं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं इसको कहीं से गढ़ा हो, ये मुकुटधर पांडे जी का कमाल था। उस छायावाद शब्द को आचार्य शुक्ल ने भी ग्रहण किया, और जब वो हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक इतिहास लिखने बैठे तो उन्होंने देखा कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के बाद तीसरा ऐसा कोई समर्थ रचनाकार नहीं है कि जिसके नाम के आगे से भारतेंदु और द्विवेदी जी की तरह युग चलाया जा सके। उन्होंने 4 बातें देखी। 4 प्रमुख साहित्यकार सामने आए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों के काव्य में विचित्र विचित्र विशेषताएं उन्होंने देखी। तो उन्होंने इस युग का नाम छायावाद रख दिया, हास्य और व्यंग के अर्थ में। ठीक वैसे जैसे हम छाया या परछाई को देख तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे छू या पकड़ नहीं सकते, ठीक ऐसे ही इन कवियों की रचनाएं थीं, इनके काव्यों की विशेषताएं थीं। तो आचार्य शुक्ल ने हास्य और व्यंग के अर्थ में इस वाद का नाम छायावाद रख दिया, इस युग का नाम छायावादी युग रख दिया, कि हम जिसे देख तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू और पकड़ नहीं सकते, हृदयंगम नहीं कर सकते। इसलिए इसका नाम छायावाद पड़ गया, और बाद में सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब देखें, सिर्फ इतनी ही परिभाषा नहीं है, छायावाद बहुत विस्तृत है। जब तक आप इसकी परिभाषा और काव्य प्रवृत्तियां नहीं समझेंगे तब तक छायावाद समझ ही नहीं सकते। तो आइए देखते हैं कुछ परिभाषाएं जो हमारे विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। अब देखें, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक, नीरस, उपदेश प्रधान और स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया में छायावाद का जन्म हुआ। मतलब छायावाद क्यों आया? आपसे यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि आप एक लाइन में बताइए छायावाद क्यों, छायावाद का जन्म क्यों हुआ? तो आप सीधी सी बात करेंगे कि द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक, नीरस, उपदेश प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया के रूप में छायावाद का जन्म हुआ। इसके मूल में तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना का भी योगदान है। आप देखें कि उस समय देश परतंत्र था, और सामाजिक चेतना क्या थी कि 1857 के युद्ध में अंग्रेजों ने पूरे देश को बुरी तरह से कुचल दिया था। पूरे देश का जो युवा था, जिसके विचार पर स्वाधीनता के लिए मचल रहे थे, उस आंदोलन को अंग्रेजों ने बुरी तरह से दबा दिया था। उसे जगाने का काम हमारे साहित्यकारों ने किया।
तो वह युवा, उस समय का जनमानस पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए बेताब था, जग रहा था। राजनीतिक स्थिति ये थी कि तरह तरह कई देश स्वतंत्र हो चुके थे विदेशों में अंग्रेजों की पराधीनता से। वो खबरें भारत में भी आ रही थीं, तो भारत के लोग भी स्वाधीनता के लिए मचल रहे थे। सामाजिक परिस्थितियां उस समय बहुत अच्छी नहीं थी देश की, और सांस्कृतिक चेतना भी पूरी तरह से बलवती हो रही थी। तो इन सब का भी छायावाद के जन्म में विशेष योगदान रहा है। अब देखें आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं छायावाद की परिभाषा के लिए, कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या काव्य पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में भी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए श्री नंद दुलारे वाजपेयी की। वाजपेयी जी कहते हैं कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिकता का भान छायावाद की सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। तीसरी परिभाषा देखिए डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, आपसे परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये परिभाषाएं हैं विभिन्न विद्वानों की। और नामवर सिंह क्या कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं मैंने आपको दी। अब आगे देखते हैं कि छायावाद की प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, क्योंकि छायावाद को हमें व्यापक अर्थ में समझना पड़ेगा। छायावाद एक गूढ़वाद है। अब देखें इसकी प्रवृत्तियां क्या क्या हैं। प्रवृत्तियां या विशेषताएं, मतलब कि इन कवियों के काव्य में ये चीजें मिलती हैं। निजी वेदना की अभिव्यक्ति, ये इस काल के कवियों की रचनाओं में निजी वेदना की अभिव्यक्ति मिलती है। अपने दुख दर्द का बयान ये अपनी कविताओं में किया करते थे। दूसरी जो विशेषता मिलती है वो है सौंदर्य चित्रण, और तीसरी विशेषता है प्रेम और श्रृंगार। तीन। चौथी प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण। पांचवा रहस्यात्मकता। छठा ध्वन्यात्मकता। सौंदर्यमय प्रतीक विधान। और बहुत सी विशेषताएं हैं। आठवीं विशेषता देख लेते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखें कि प्रवृत्तियों में क्या है, निजी वेदना की अभिव्यक्ति। इस काल के कवि अपने दुख दर्द को अपनी कविता में सम्मिलित करते थे। प्रसाद लिखते हैं आंसू में कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। सभी कवियों ने अपनी निजी वेदना की अभिव्यक्ति की है। सौंदर्य चित्रण, इस काल के कवियों ने सौंदर्य का चित्रण किया है। अब आप देखें कि द्विवेदी युग के पलट काम हुआ है। द्विवेदी युग में नीरस उपदेश प्रधान कविताएं थी, गद्यात्मक भाषा उनकी थी, इतिवृत्तात्मकता थी, पुराणों से उपदेश, वेदों से उपदेश, प्राचीन कथाओं से उपदेश लेकर देश को जागृत करने का काम द्विवेदी युग के कवियों ने किया था। तो उसकी प्रतिक्रिया में
वो स्थूल कविताएं थी, भारी भारी कविताएं थी। अब सूक्ष्म कविताएं आ गई जिसमें प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण इस काल के कवियों ने किया है। अब सौंदर्य चित्रण तो प्रसाद जी से बेहतर कौन कर सकता है। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी जैसी। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ऐसी कल्पना हिंदी साहित्य में किसी ने की ही नहीं थी। और वह मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम। बहुत सुंदर सुंदर कल्पनाएं इस काल के कवियों ने की हैं। प्रेम और श्रृंगार का भी बढ़िया वर्णन इस काल के कवियों ने किया है। प्रकृति चित्रण तो अद्भुत है इस काल के कवियों ने। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इस काल के कवियों में रहस्यात्मकता थी। ये बाहर निकलते थे, नक्षत्रों की तरफ देखते थे तो लिखते हैं कि न जाने नक्षत्रों के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। तो रहस्यवाद इनकी कविताओं में है। ध्वन्यात्मकता भी है इनकी कविताओं में, ध्वनि जैसी चलती है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरण हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। बहुत खूबसूरत वर्णन। सौंदर्य में प्रतीक विधान, इनकी कविताओं में प्रकृति का विधान बहुत सुंदर है। और कविता का, प्रकृति का मानवीकरण, बहुत प्यारा चित्र खींचते हैं ये। प्रसाद जी एक समुद्र में जो कुछ टीला छूट जाता है, धारा उसके अगल बगल बह जाती है, उसे द्वीप बोलते हैं। तो उस द्वीपों की सुंदरता का वर्णन लिखते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि सिंधु सेज पर धरा वधु वह तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु सेज पर धरा वधु वह तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय स्मृति में मान की ऐसी ऐठी थी। इस तरह से बहुत बेहतरीन वर्णन करते हैं। तो ये प्रमुख छायावाद की प्रवृत्तियां रही हैं। अब हम छायावाद के प्रमुख कवियों की बात करते हैं। जो छायावाद के प्रस्तोता रहे हैं वो आचार्य शुक्ल मानते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मुकुटधर पांडे छायावाद के कवि हैं। मुकुटधर पांडे को ये छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी जी, नंद दुलारे वाजपेयी ये मानते हैं सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को इस काल का कवि मानते हैं। और प्रभाकर माचोए मानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। प्रभाकर माचोए मानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। और जो सर्वमान्य जो मत है वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। सर्वमान्य मत कहता है कि जयशंकर प्रसाद, क्योंकि सन 1918 में झरना का प्रकाशन हुआ था, जयशंकर प्रसाद की कृति है, और तभी से इसका छायावाद का उद्भव माना जाता है। अब देखते हैं इस काल के प्रमुख कवि। छायावाद से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे सरस और सबसे मनोरंजक है ये छायावाद, इसलिए इस पर आपकी सूक्ष्म निगाहें होनी चाहिए। अब प्रमुख कवि, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, पंत इनका कवि सुमित्रानंदन पंत। और तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका कवि नाम था। और चौथे हैं महादेवी वर्मा। ये मुख्य चार ही कवि माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के ये ही चार कवि हैं और इन्हें बृहद चतुष्टयी का कवि भी कहा जाता है। बृहद चतुष्टयी, बृहद चतुष्टयी है, मतलब ये चार बड़े कवि हैं। बृहद चतुष्टयी ये छायावादी कवि है। एक छायावाद में बृहद त्रयी भी माना जाता है।
बृहत त्रयी, बृहत माने बड़ा, त्रयी माने तीन, बृहत माने बड़ा, चतुष्टयी माने चार। बृहत त्रयी में आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला जी। अब देखें ये बृहत त्रयी के कवि माने जाते हैं और इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। जयशंकर, ये तीनों, इन्हें ब्रह्मा, इन्हें विष्णु और इन्हें महेश मतलब शंकर जी, रुद्र भी कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा जाता है छायावाद का, और सुमित्रानंदन पंत को महेश भी कहा जाता है, भगवान शंकर कहा जाता है। बड़े क्रोधी भी थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को कहा जाता है। और बृहत त्रयी में यही तीनों आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला। और जब चारों लोगों की बात होती है तो महादेवी जी भी जुड़ जाती हैं। तो बृहत त्रयी में तो ये चार हो गए, बृहत त्रयी में ये तीन हो गए, और इसकी एक लघु त्रयी भी हमारे विद्वानों ने बनाई है। लघु त्रयी में महादेवी जी, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये तीनों आ जाते हैं। बृहत त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और लघु त्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। ये हमारे आलोचकों ने इसके त्रयी भी बनाई है। तो इस तरह हमने छायावाद की एक मोटी मोटी रूपरेखा बना ली है, छायावाद को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब अगली कक्षा में जो छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी, इन चारों पर मैं विस्तृत सामग्री अलग अलग लेकर आऊँगा, क्योंकि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साहित्यकार हैं और इन्होंने हर क्षेत्र में लेखनी चलाई है। इन्होंने हर क्षेत्र में, ये पूर्ण साहित्यकार हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। तो इन अद्भुत चारों साहित्यकारों पर मैं 4 कक्षाएं अलग से लेकर आऊँगा, जिससे कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। आप चाहे टीजीटी पीजीटी हो में तैयारी कर रहे हो, चाहे राजकीय इंटर कॉलेजों के एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, एलटी और लेक्चरर इन्हीं को टीजीटी और पीजीटी कहा जाता है। चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में हो, ये सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो अगली कक्षा में मैं इन चारों पर अलग अलग, जयशंकर प्रसाद अलग, पंत जी की अलग, निराला जी के लिए अलग और महादेवी के लिए अलग, सारी सामग्री विभिन्न संदर्भ ग्रंथों से मैं ढूंढकर संकलित करके मधु संचय करके आपके लिए लेकर आऊँगा।